विविध ऑडियो बुक, विविध कहानियां, विविध रंग। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी, ब्योमकेश और वरद का अंतिम भाग। ब्योमकेश और वरद कहानी के पिछले अंक में अब तक आपने सुना कि ब्योमकेश अपने बचपन के दोस्त शशांक बाबू से मिलने मुंगेर जाते हैं। वहां पर शशांक बाबू ब्योमकेश से वैकुंठ दास नाम के सुनार की मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। शशांक बाबू के द्वारा दी गई शुरुआती जानकारी के बाद ब्योमकेश अपने तरह से जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान ब्योमकेश की मुलाकात शैलेन बाबू, कैलाश बाबू और वरद बाबू से होती है, जो कि भूत प्रेतों की अलौकिक कहानियां सुनाया करते थे। ब्योमकेश की मुलाकात अत्यंत तेज दिमाग वाले वकील ताराशंकर बाबू से भी होती है और ब्योमकेश वैकुंठ दास की बेटी, जो कि ताराशंकर बाबू के साथ रहने लगी थी, से मिलकर कुछ पूछताछ करते हैं। कैलाश बाबू के घर के बगीचे में घूमते हुए ब्योमकेश को एक कागज का टुकड़ा मिलता है। अब आगे घर के निकट जाते हुए हमने कैलाश बाबू को खिड़की पर खड़े देखा। एक मुरझाया हुआ पीला चेहरायदी किसी ने उन्हें दिन की बजाय रात में अचानक खिड़की पर खड़ा देखा होता तो उसे उनके भूत होने का संदेह होता। उन्होंने हमें ऊपर आमंत्रित किया। ब्योमकेश ने खिड़की के नीचे अपनी तेज निगाहें दौड़ाई। हरी घास का एक मोटा कालीन घर की ओर जाने वाले रास्ते पर बिछा पड़ा था। कैलाश बाबू के कमरे में प्रवेश करते हुए हमने देखा कि वहां चाय पहले से रखी हुई थी। हालांकि हम लोग पहले ही अपने घर में एक बार चाय पी चुके थे, फिर भी हमें दूसरी चाय पीने में कोई आपत्ति नहीं थी। चाय के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। स्थानीय मौसम की निरंतर गिरावट, चिकित्सा उपचार के अनवरत परिष्कृत होते स्वरूप, प्रयोग सिद्ध दवाओं की गुणवत्ता, काला जादू, झाड़ फूंक तक का कोई भी विषय चर्चा में शामिल हुए बिना नहीं रह सका। इसी बहस के दौरान ब्योमकेश ने पूछा, आप खिड़की बंद करके सोते हैं ना? हाँ, कैलाश बाबू ने जवाब दिया। उसे देखने के बाद से मैं खिड़की बंद करके सोने के लिए विवश हो गया था। यद्यपि डॉक्टर ने मुझे वैसा करने से रोका था। वो चाहते हैं कि मैं यथासंभव ताजा हवा में सांस लूं, लेकिन मैं यहां एक पिंजरे में कैद होकर रह गया हूं। आपके विचार से मुझे क्या करना चाहिए? क्या खिड़की बंद करके सोने से आपको कुछ मदद मिली? कोई खास नहीं, लेकिन खिड़की बंद रहने से कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं देता है, चूंकि वो रात के अंधेरे में खिड़की पर दिखाई देता है। मैं कमरे में अकेले नहीं सो पाता हूं। मेरा कोई न कोई नौकर कमरे की फर्श पर सोता है। चाय पीने के बाद खड़े होते हुए ब्योमकेश ने कहा, अब मैं आपके कमरे का सूक्ष्मता से निरीक्षण करूंगा। प्लीज इसे गलत न समझना शशांक, मैं तुम्हारी योग्यताओं पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का आशय पुलिस की योग्यताओं से है, परंतु कई बार मुनिनाच मति भ्रमा मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। मैं ये परीक्षण इसलिए करने जा रहा हूं कि कहीं तुमसे कुछ छूट तो नहीं गया है। अच्छी बात है, आगे बढ़ो, शशांक ने अनुक्रिया की। लेकिन इतने दिनों के बाद यदि तुम वैकुंठ बाबू के कमरे से कोई सुराग खोज सके तो मैं तुम्हें जादूगर समझूंगा। उनकी बात सुनकर ब्योमकेश मुस्कुराए। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। क्या इस कमरे में वैकुंठ बाबू की हत्या वाले दिन कोई फर्नीचर नहीं था? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि वो फर्श पर सोते थे। उसके पास पानी का बर्तन और पानदान रखा था, और हां, उसके साथ साथ तांबे की कान खोदनी भी तो मिली थी। बड़ी अच्छी बात है। कैलाश बाबू, आप अपनी चर्चा जारी रखिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं तो इस कमरे में केवल चक्कर काटता रहूंगा। उसके बाद ब्योमकेश ने शिकारियों की तरह कमरे में दबे पांव घूमना शुरू कर दिया। कभी वो छत की ओर देखते और कभी फर्श को घूरते हुए चलते। वो सावधान मुद्रा में काफी देर तक चक्कर काटते रहे। खिड़की के पास ठहरकर उन्होंने उसके लकड़ी के दरवाजों को बारीकी से देखा। उन्होंने उसे कई बार खोल और बंद करके भी उसकी जांच की। इसके बाद उन्होंने कमरे की यात्रा फिर शुरू कर दी। कैलाश बाबू और शशांक बाबू उनकी प्रत्येक गतिविधि को बड़ी उत्सुकता से देखते रहे। मैंने उन्हें दोबारा वार्तालाप में घसीटने की कोशिश की।
इसके बावजूद कि 3 जोड़ी आंखें ब्योमकेश को देख रही थी। उन्होंने अपना निरीक्षण अनवरत जारी रखा। इस प्रकार लगभग 15 मिनट बीत गए। इसके बाद शशांक बाबू की पुलिसिया कहानी सुनकर मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरी आंखों ने ब्योमकेश का पीछा करना छोड़ दिया। अचानक उनके चौंक कर खड़े हो जाने के बाद मैं उनकी ओर मुड़ा। ब्योमकेश कमरे की दक्षिणी दीवार के पास खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब क्या है? शशांक बाबू ने पूछा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जादू, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। आओ और एक नजर डालो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि तुमने इसे पहले नहीं देखा होगा। उन्होंने दीवार की ओर इशारा किया। हम भी उत्सुकता पूर्वक खड़े हो गए। पहले तो हम पुती हुई दीवार पर कुछ नहीं देख सके, लेकिन तभी नजदीक से देखने के बाद मैंने फर्श से 5 फीट की ऊंचाई पर एक स्पष्ट अंगुल छाप, फिंगरप्रिंट, देखी। ऐसा लगा मानो किसी ने चुने को सूखने से पहले दीवार पर अपनी उंगलियों से दबाव डाला था, जिसका निशान बन गया था। वो किसी के अंगूठे का निशान है। शशांक बाबू ने बारीकी से निशान का निरीक्षण करते हुए घोषणा की। इसका महत्व क्या है? महत्व? मुनिनाच मति भ्रमा। तुमने हत्यारे द्वारा छोड़े गए इस निशान को पहले नहीं देखा था। हत्यारा? शशांक बाबू की भौहें आश्चर्य से तनी कीतनी रह गई। तुम्हें कैसे पता है कि ये निशान हत्यारे की उंगलियों के हैं? ये बात सही है कि हमने इस पर पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा है कि इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि ये निशान हत्यारे की उंगलियों के हैं। वे निशान कमरे की पुताई करने वाले कारीगर अथवा किसी अन्य की उंगलियों के भी तो हो सकते हैं। ये असंभव नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि पुताई करने वाला राजगीर अपनी उंगलियों के निशान दीवार पर क्यों छोड़ेगा? इस आधार पर तो हत्यारा भी अपनी उंगलियों के निशान क्यों छोड़ेगा? ब्योमकेश ने शशांक बाबू पर एक तीव्र दृष्टि डाली और उसके बाद कहा, यह तो सत्य है। तो क्या तुम इसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हो? मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि इसके महत्वपूर्ण होने का कोई साक्ष्य नहीं है। ब्योमकेश ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारा तर्क अकाट्य है। साक्ष्य के अभाव में किसी भी चीज को महत्वपूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्या तुम्हारी जेब में कोई पेन वाला चाकू या कानखोदनी है? मेरे पास पेन वाला चाकू है। लेकिन क्यों? शशांक बाबू ने मुरझाए चेहरे के साथ उन्हें पेन वाला चाकू पकड़ा दिया। ब्योमकेश की खोज से असंतुष्ट होते हुए वो वहां से लगभग जाने को तैयार हो गए। फिर भी उनका तर्क पूरी तरह अतार्किक नहीं था। दीवार पर एक उंगली का निशान कोई नहीं जानता था कि वो निशान किसने और कब छोड़ा था। किसी हत्या के रहस्य को उजागर करने में उसका क्या संभावित महत्व हो सकता था? और यदि वो हत्यारे की उंगलियों का निशान हुआ भी तो उससे क्या सहायता मिलेगी? जब हम जानते ही नहीं कि हत्यारा कौन था, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस निशान की क्या उपयोगिता हो सकती है। लेकिन ब्योमकेश ने पेन वाले चाकू के साथ दीवार पर निशान के आसपास अपना काम शुरू कर दिया। चूने की परत को सावधानीपूर्वक ढीली करने के बाद जैसे ही चाकू के कोने को प्लास्टर के नीचे घुसाकर ऊपर की ओर उठाया, दीवार से प्लास्टर का एक टुकड़ा ढीला होकर उखड़ गया। ब्योमकेश ने उसे अपने रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। ब्योमकेश ने कैलाश बाबू से कहा, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी दीवार बदसूरत बना दी। कृपया इस खाली जगह को भरवा लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने शशांक बाबू की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो शशांक, अब यहां हमारा काम पूरा हो चुका है। पहले ही 9 बज चुके हैं। अब हमें कैलाश बाबू को और अधिक परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे कैलाश बाबू, क्या आपकी अपने परिवार वालों से नियमित बातचीत होती है? मुझे कौन पत्र लिखने जा रहा है? कैलाश बाबू ने प्रतिवाद किया। आप मेरे पुत्र के शोषण से पहले ही परिचित हैं। उसके अतिरिक्त मुझे पत्र लिखने वाला कोई अन्य व्यक्ति मेरे परिवार में नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, ब्योमकेश ने कहा। अच्छी बात है, अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। वैसे हम आपको परेशान करने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। मेरा सुझाव है कि आप इस विषय में किसी को कुछ नहीं बताएं। ब्योमकेश ने दीवार पर हुए गड्ढे की ओर संकेत किया।
कैलाश बाबू ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। हम वहां से निकलकर सड़क पर आ गए। अब तक धूप काफी तेज हो चुकी थी। हम अपने घर की ओर तेजी से पैदल चल पड़े। उंगलियों के निशान के बारे में तुम्हारी वास्तविक राय क्या है, व्योमकेश? शशांक बाबू ने अचानक पूछा। मैं तुम्हें अपनी राय पहले ही बता चुका हूं। वो हत्यारे की उंगलियों के निशान हैं। लेकिन ये तो तुम्हारी जिद्दी राय है, शशांक बाबू ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। हमें हत्यारे की पहचान के बारे में लेशमात्र भी जानकारी नहीं है, और फिर भी तुम इसी जिद पर अड़े हुए हो कि वे हत्यारे की उंगलियों के निशान हैं। आखिरकार इसका कोई उचित कारण भी तो होना चाहिए। किस प्रकार का उचित कारण जानने के इच्छुक हो तुम? शशांक बाबू अधिक देर तक अपनी नाराजगी नहीं छिपा सके। मुझे किसी चीज की दरकार नहीं है, उन्होंने बलपूर्वक कहा। मेरे विचार से अब तुम बचपना दिखा रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बहरहाल संभवतः तुम यही सोचते हो कि बंगाल में आजमाए जाने वाले जांच के तरीकों को यहां भी लागू किया जा सकता है। इसी बिंदु पर तुम गलत हो। उस प्रकार की जासूसी यहां कारगर नहीं होगी। मैं यहां अपनी जासूसी का कौशल दिखाने नहीं आया हूं, व्योमकेश ने कहा। इसके विपरीत मैं यहां उसे कुछ समय के लिए आराम देने आया हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं इसमें दखल न दूं, तो मैं यहां से जाना चाहूंगा। नहीं, मेरे कहने का यह आशय नहीं है, शशांक बाबू ने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएगा। यह कोई आसान मामला नहीं है, मैं पूरी तरह समझ सकता हूं। यदि तुम ये सोचते हो कि जिस मामले की तह तक मैं 6 महीने में भी नहीं पहुंच सका हूं, उसे तुम केवल उंगलियों के निशान से हल कर लोगे, तो इससे केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि तुम अभी तक इस मामले के महत्व को समझ पाने में असफल रहे हो। उंगलियों का निशान अथवा कचरे के ढेर में पाए गए 2 कागजों से किसी जासूसी उपन्यास में तो काम चल सकता है, लेकिन पुलिस जांच के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि मैं तुम्हें उंगलियों के निशान वाले मामले को छोड़ देने की सलाह दे रहा हूं। और ठहरो, उधर से एक फिटन कार हमारी बगल से गुजर रही थी। हमें देखने के बाद कार के मालिक ने अपने ड्राइवर को रुकने का आदेश दिया। उसने अपना सिर बाहर निकालकर पूछा, कोई प्रगति व्योमकेश बाबू? ताराशंकर बाबू गंगा में डुबकी लगाकर अपने घर वापस जा रहे थे। उन्होंने अपने माथे पर मिट्टी का तिलक लगा रखा था। शरीर पर रामनामी चादर ओढ़ी हुई थी और उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। किस मामले में? व्योमकेश ने अनजान बनते हुए पूछा। तुम क्या मानते हो? निश्चय ही वैकुंठ बाबू की हत्या वाले मामले में। कुछ मिला क्या? इस विषय में आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? व्योमकेश ने कहा। मुझे कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप इस मामले में शशांक बाबू से पूछें। अपनी बाई भौं थोड़ी तिरछी करते हुए ताराशंकर बाबू ने कहा। लेकिन क्या मैंने ये नहीं सुना कि इस मामले की जिम्मेदारी अब आपको सौंपी गई है? खैर, बात चाहे जो भी हो, क्या समाचार है शशांक बाबू? कोई नई खोज? यद्यपि कुछ है, परंतु केवल पुलिस को ज्ञात तथ्यों को मैं सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, शशांक बाबू ने खींचते हुए उत्तर दिया। और आपको गलत जानकारी मिली है। व्योमकेश मेरे मित्र हैं। वे मुंगेर में छुट्टियां मनाने आए हैं और उनका इस जांच से कोई लेना देना नहीं है। किसी पुलिस वाले और वकील के बीच सौहार्द होना अत्यंत दुर्लभ है। मैंने देखा था कि ताराशंकर बाबू और शशांक के बीच प्यार का एक कतरा भी नहीं था। अपनी ध्वनि में शहद घोलते हुए या मिठास लाते हुए ताराशंकर बाबू ने कहा, मैं समझ गया। अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला है। मैंने तो ये निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया था कि पुलिस को इस मामले में कुछ हाथ लगने की उम्मीद नहीं है। चलो ड्राइवर। ताराशंकर बाबू की फिटन चली गई। पीछे जाती फिटन की दिशा में क्रोधपूर्वक देखते हुए शशांक बाबू ने दबी जबान में जो कुछ कहा, क्या वो उनकी प्रगाढ़ता का द्योतक नहीं था? हम सब क्षुब्ध थे। पूरे रास्ते में कोई अन्य वार्तालाप नहीं हुआ और हम खामोशी से घर पहुंच गए। व्योमकेश ने दोपहरी आलस्य में बिताई। उन्होंने एक बार अन्य होकर कागज के टुकड़े और उंगलियों के निशान पर नजर डाली
और वापस अपनी जेब में रख लिया। मैं उनकी दिमागी कसरत को समझ पाने में विफल रहा, लेकिन इतना अवश्य महसूस हुआ कि हत्या के इस मामले में उन्होंने अब तक जितनी भी रुचि दिखाई थी, उसमें कुछ कमी अवश्य हो गई थी। वरद बाबू दोपहर बाद कुछ देर से आए। हमारे यहां एक बंगाली क्लब है, उन्होंने कहा। क्या हम लोग उसे एक बार देख आए? अवश्य। हम उस कस्बे में 2 दिन गुजार चुके थे, परंतु हमने कोई दर्शनीय स्थल नहीं देखा था। इसलिए वरद बाबू हमें कष्टहरणी घाट, पीर सांफा की मजार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर ले गए। सूर्यास्त के बाद वो हमें लेकर क्लब में चले गए। वो क्लब किले के बाहर स्थित था। रास्ते में हमें एक बड़े से मैदान में कई बड़े बड़े तंबू लगे हुए दिखाई पड़े। उनके पास काफी भीड़ जमा थी। उसके अंदर तेज चमकीली बत्तियां लगी हुई थी और तंबू के अंदर से पश्चिमी संगीत का स्वर सुनाई पड़ रहा था। वो क्या है? मैंने पूछा। हमारे शहर में सर्कस आया है। क्या आपके यहां सर्कस भी है? ब्योमकेश ने पूछा। अवश्य, हमारे यहां सर्कस आते रहते हैं, वरद बाबू ने उत्तर दिया। उसे देखने के लिए वे मामूली फीस भी लेते हैं। पिछले साल भी एक सर्कस आया था। नहीं, पिछले साल नहीं, बल्कि उससे भी 1 साल पहले। सर्कस वाले कितने समय से यहां हैं? उन्होंने अपना प्रदर्शन कल से प्रारंभ किया था। इसी संदर्भ में वरद बाबू ने शहर में मनोरंजन केंद्रों की कमी की भी चर्चा की। शहर में कुछ बंगाली रहते थे, लेकिन वे हमेशा गुटबाजी में ही व्यस्त रहते थे। इसलिए यहां एक अव्यवसायी थिएटर होने के बावजूद उसमें अधिक कार्यक्रम नहीं होते थे। कभी कभी लगने वाले मेलों में ही मनोरंजन की आशा होती थी। अपने जीवन में धूमधाम और मनोरंजन की कमी को पूरा करने के लिए बंगाली लोग राजाओं और सेनापतियों के नाटक खेला करते थे। इसलिए जहां 2 भी बंगाली रहते थे, वहां शौकिया थिएटर ग्रुप बन जाता था, और जहां भी थिएटर ग्रुप होता था, वहां गुटबाजी अवश्यंभावी थी। कुल मिलाकर मनोरंजन का मुख्य स्रोत बाहर से आए सर्कसों, थिएटरों आदि पर केंद्रित था। हम किले के बाहर स्थित क्लब में पहुंच गए। वहां भी हमारे कानों में शिकायती स्वर गूंजने लगे। क्लब का प्रवेश द्वार तंग परंतु सुगम्य था। एक खुले प्रांगण में अनेक कमरे बने हुए थे। अंदर जाने के बाद हमने देखा कि एक कमरे की फर्श पर कालीन जैसी शीट बिछी हुई थी। क्लब के कुछ सदस्य उस पर बैठकर ब्रिज खेल रहे थे। बाजी खत्म होने के बाद आलोचनाओं का दौर शुरू हो जाता था, लेकिन जैसे ही दूसरी बाजी शुरू होती थी, सब लोग शांत हो जाते थे। किसी भी सूरत में बाजी के दौरान उनका ध्यान अन्यत्र कहीं नहीं जाता था। क्लब के 2 सदस्य कमरे के एक कोने में अपनी शतरंज की बिसात बिछाए बैठे थे। वे अपने खेल में इतने तल्लीन हो जाते थे कि खेल खत्म होने से पहले नर्तकियां भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाती थी। एक अन्य कमरे में कुछ उत्तेजित सदस्यों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वरद बाबू हमें उस कमरे में ले गए। अनेक युवक एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उनके बीच में शैलेन बाबू भी थे, जिन्हें 1 दिन पहले हम मिल चुके थे। उन्हें घेर कर बैठे हुए लोगों के बीच भूतों और आत्माओं की कहानियां चल रही थी। वरद बाबू को देखते ही शैलेन बाबू को अपने बचाव की कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपका स्वागत है वरद बाबू। इन लोगों ने मुझे यहां परेशान कर दिया है। अरे, आप भी यहां हैं ब्योमकेश बाबू, कृपया अंदर आइए। 2 नए लोगों के आगमन के पश्चात बहस रुक गई थी। वरद बाबू द्वारा हमारा परिचय कराए जाने के बाद जब हम लोग बैठ गए तो उन्होंने पूछा, किस बात पर आप सभी लोग इतना उत्तेजित हैं? मामला क्या है? ये लोग मेरी ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि मैंने भूत देखा था। शैलेन बाबू ने उत्तर दिया, ये लोग कहते हैं कि ये मेरा वहम है। हम ये कहना चाहते हैं कि वरद बाबू की पूर्व पत्नी की कहानियों की बाढ़ ने उन्हें इस हद तक प्रभावित कर दिया है कि उन्हें हर जगह भूत ही दिखाई देता है। पृथ्वीश बाबू नाम के एक सज्जन ने घोषणा की, उन्हें किसी भूत के अस्तित्व पर शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ये बात मानता हूं कि मैंने कोई चीज साफ साफ नहीं देखी, शैलेन बाबू ने कहा, लेकिन मैं शब्दपूर्वक कह सकता हूं कि मैंने कोई चमगादड़ नहीं देखा था। और यदि आप लोग मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं
कि वरद बाबू की कहानियां सुनकर मेरी दृष्टि चली गई है तो ये दो सज्जन हमारे शहर में कल आए हैं। वरद बाबू ने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैंने उन्हें भी अपनी कहानियों से भ्रमित कर दिया है? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते, एक सज्जन ने कहा। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त समय, इन्होंने कल रात को ही भूत देखा था, वरद बाबू ने घोषणा की। सब लोग खामोश हो गए। उसके बाद पृथ्वीश बाबू ने पूछा, क्या आपने सचमुच भूत देखा था? जी हां, ब्योमकेश ने स्वीकार किया। आपने क्या देखा? एक चेहरा। प्रतिद्वंद्वियों ने आपस में नजरें मिलाई। ब्योमकेश ने उन परिस्थितियों की चर्चा की जिनमें उन्हें वह चेहरा दिखाई दिया था। कमरे में दोबारा खामोशी व्याप्त हो गई। वरद बाबू और शैलेन बाबू के चेहरों पर विजय की चमक दिखाई पड़ी। अमूल्य बाबू इस दौरान चर्चा में शामिल हुए बिना खामोश बैठे रहे। दमित संशय एवं अस्वीकार के मध्य उनके चेहरे पर एक विरोधाभास दिखाई पड़ा। उनके मन की ऐसी दशा हो रही थी मानो उन्हें उस बात पर विश्वास करने के लिए कहा जा रहा था जिसे मानने के लिए वे तैयार नहीं थे। यदि वह इस निरर्थक बहस के मूल पर प्रहार कर पाते तो शायद उन्हें कुछ संतोष मिल जाता। अपने संपूर्ण अवमाननात्मक स्वर में वो बोले, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। चूंकि अनेक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भूत देखा था, तो मैं इसे सच मान लेता हूं। लेकिन क्यों? अगर ये मान भी लिया जाए कि वैकुंठ सुनार सचमुच भूत बन गया था, तो उसे कैलाश बाबू का पीछा करने से क्या लाभ होने वाला था? क्या कोई मुझे ये बात साफ साफ बता सकता है? आप हमेशा भूतों और आत्माओं के इरादों की तह तक नहीं पहुंच सकते हैं। वरद बाबू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन मुझे विश्वास है कि वैकुंठ बाबू कुछ कहना अवश्य चाहते हैं। यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू ने बीच में उनकी बात काटते हुए कहा, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। उनकी छवि देखकर हम लोग इतना डर जाते हैं कि वह चले जाने के लिए विवश हो जाते हैं। इसके अलावा किसी आत्मा को देखने की या अनुमान लगाने की शक्ति होने का ये अर्थ कतई नहीं है कि दर्शक उसका वर्णन भी कर सके। पांडित्य प्रदर्शन की चिंता मत करो वरद। हम जानते हैं कि तुमने आध्यात्मिकता की अनेक पुस्तकों को कंठस्थ कर लिया है, लेकिन यदि तुम्हारे वैकुंठ बाबू में बोलने की शक्ति का अभाव है, तो वो बिलावज किसी बेकसूर आदमी को परेशान क्यों कर रहा है? यदि वो वास्तव में नहीं बोल सकता तो भी उसके साथ संवाद करने के उपाय हैं। कौन से उपाय? भविष्य सूचक, प्लैनशेट, मेज। उसी 3 पैरों वाली तिपाई मेज की बात कर रहे हो ना? वो झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। आपको क्या मालूम है? क्या आपने कभी उसका परीक्षण किया है? अमूल्य बाबू खामोश रहने के लिए विवश कर दिए गए थे। हमारी ओर मुड़ते हुए वरद बाबू ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि वैकुंठ बाबू कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो हत्यारे की पहचान बताना चाहते हों। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हो सकता है कि यदि हम भविष्य फलक पर उनका आह्वान करें तो वे हमें कुछ सूचित कर सकें। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? चूंकि मैंने कभी किसी आत्मा को बुलाए जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मैं अत्यंत इच्छुक था। क्यों नहीं? मैंने उत्तर दिया। क्या हम उसे बुलाने का तत्काल प्रयास करें? कोई हानि नहीं है, वरद बाबू ने अनुक्रिया की। हम अभी यही प्रयास करेंगे। क्या आप सहमत हैं? यदि हम आत्मा को बुला सके तो आपका सारा अविश्वास समाप्त हो जाएगा। सबने उत्साहित होते हुए अपनी सहमति दी। एक छोटी सी मेज तत्काल खींच ली गई। वरद बाबू ने कहा कि अगर कई रसोइये हो तो कढ़ी के खराब होने का डर रहता है, इसलिए 5 लोगों का चयन किया गया। वरद बाबू, व्योमकेश, शैलेन बाबू, अमूल्य बाबू और मैं कमरे में बने रहे। शेष लोग बगल वाले कमरे में चले गए। कमरे में अंधेरा करके हम लोग मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। वरद बाबू ने हमें संक्षेप में प्रक्रिया समझाई। हम सबने अपने हाथ मेज पर रखकर एक दूसरे की उंगलियों का कोमल स्पर्श करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और वैकुंठ बाबू का ध्यान करने लगे। कमरे में लगभग अंधकार और संपूर्ण शांति छा गई। इस तरह 5 मिनट बीत गए। प्रेत का कोई संकेत नहीं था। मेरे मन में अन्य विचार घूमने लगे। मैंने बलपूर्वक अपना ध्यान
केवल वैकुंठ बाबू पर केंद्रित करने का प्रयास किया। अभी मैं इस निरर्थक युद्ध के प्रति अधीर होने ही वाला था कि सहसा मेज थोड़ी हिली। मेरी त्वचा अचानक सिहर गई। मैं स्थिर बैठा रहा। मेरी उंगलियों के पोर असामान्य रूप से संवेदनशील हो गए। मेज दोबारा हिली। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो मेरी उंगलियों के नीचे से सरक रही हो। वरद बाबू का मंद स्वर सुनाई पड़ा। क्या आप यहां हैं, वैकुंठ बाबू? यदि है तो एक बार दस्तक कीजिए। पहली बार कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद मेज का एक पैर ऊपर की ओर उठा और थोड़ी आवाज के साथ नीचे गिर गया। वो यही है, वरद बाबू ने पूरी निष्ठा के साथ सौम्य स्वर में कहा। मेरी नाड़ियों में पहले से अधिक कंपन हुआ। मेरे कान गूंजने लगे। परंतु जब मैंने अपनी आंखें खोली तो चकित रह गया। मैं नहीं जानता कि मुझे किस चीज की आशा थी, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो समग्रतः यही था कि हम पांचों पूर्ववत अंधेरे में बैठे थे। मामूली से परिवर्तन से ये अनुमान लगाना कठिन था कि अनंत से कोई आत्मा हमारे पास आती दिखाई पड़ी थी। क्या मैं प्रश्न करना प्रारंभ करूं? वरद बाबू ने मंद स्वर में पूछा। हमने अपनी रजामंदी जताई। वो नपेतुले शब्दों में आत्मा से प्रश्न करने के लिए आगे बढ़े। आप क्या चाहते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। मेज अपने स्थान पर स्थिर थी। आप बार बार क्यों दिखाई देते हैं? मेज इस बार थोड़ी हिली, परंतु लंबी प्रतीक्षा के बाद भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? इस बार मेज का पाया साफ साफ हवा में ऊपर उठा। उसने फर्श पर कई बार दस्तक दी, लेकिन कोई अर्थ नहीं समझ आया। यदि उत्तर हाँ है तो एक बार दस्तक दो और नहीं के लिए 2 बार दस्तक दो। वरद बाबू ने आदेश दिया। एकल दस्तक सुनाई पड़ी। मैंने महसूस किया कि मौत के बाद आत्मा से संवाद की प्रक्रिया सरल नहीं थी। हां और नहीं में संकेत देना तो संभव था, परंतु किसी आत्मा से विस्तारपूर्वक संवाद करना विचारणीय तौर पर कठिन था। फिर भी मानव बुद्धि ने इस बाधा को पार करने में किसी हद तक सफलता प्राप्त कर ली। थियंको के माध्यम से पत्र टेलीग्राम भेजना प्रारंभ हो चुका था। वरद बाबू ने इसी रीति को लागू किया था। उन्होंने आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, अक्षरशः स्पष्ट करो कि तुम क्या कहना चाहते हो। संख्या से दो। तारीय, टेलीग्राफिक संचार शुरू हुआ। मेज का पाव दस्तक देकर शांत हो गया। उसने दोबारा दस्तक दी और पुनः शांत हो गया। काफी देर तक प्रयास करने के बाद जो विवरण सामने आया वह इस प्रकार था। घर खाली वर्णाहानि। मेज की आखिरी दस्तक के बाद वो मंद पड़ गई। हम कुछ देर तक भयभीत होकर बुत बने बैठे रहे। उसके बाद वरद बाबू ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हम कोशिश करेंगे कि आपका मकान खाली हो जाए, या इसके अतिरिक्त भी कोई बात है जो तुम हमसे कहना चाहते हो। मेज स्थिर रही। अचानक मेरे मन में विचार आया। मैंने चुपके से वरद बाबू के कानों में कहा, उससे पूछो कि हत्यारा कौन है। वरद बाबू ने प्रश्न किया। कुछ देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद मेज का पाव उठा। अचानक मेज उग्र रूप से कई बार हिली और उसके बाद स्थिर हो गई। वरद बाबू ने कंपित स्वर में कहा, हम कुछ नहीं समझ पाए। तारा और उसके बाद? क्या ये किसी का नाम है? मेज अब भी स्थिर रही। क्या तुम अभी यही हो? वरद बाबू ने दोबारा पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। मेज निर्जीव वस्तु बनकर रह गई थी। वो चली गई है, वरद बाबू ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। ब्योमकेश ने जाकर बत्तियां जला दी। उसके बाद हर एक के हाथों पर पैनी निगाह डालते हुए कहा, आप लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन कोई भी अपने हाथ मेज से नहीं हटाएगा। मैं आपके हाथों का परीक्षण करना चाहूंगा। क्या आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे हाथों में कोई गोंद तो नहीं लगी है? वरद बाबू ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। ब्योमकेश के व्यवहार से मैं अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उन सभी सज्जनों को खुलेआम धोखेबाज कहना उचित नहीं था। निस्संदेह वो अत्यधिक आशंकित थे, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य का पता लगाने के लिए ऐसी कठोर जांच का कोई अधिकार नहीं था। प्रत्येक आदमी उनकी बात से निराश था, परंतु ब्योमकेश ने बिना किसी रियायत के हमारे हाथों की जांच की, यहां तक
कि उन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा। लेकिन किसी के हाथ में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आया। अपने गालों को हथेलियों पर रखकर उन्होंने मेज पर अपनी कोहनी टिकाई और रोशनी की ओर शून्य में घूरते रहे। तो आपको कुछ नहीं मिला? वरद बाबू ने उन्हें चुनौती देते हुए पूछा। असाधारण, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। आप लोग ऐसी किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनेक ऐसी चीजें हैं। वरद बाबू ने प्रसन्नतापूर्वक शेक्सपियर को उद्धृत करते हुए अंग्रेजी में अपनी बात कही। अमूल्य बाबू के संदेह भाप बनकर उड़ गए थे। उन्होंने सपाट शब्दों में पूछा, लेकिन क्या आप लोगों में से किसी को तारा का अर्थ समझ में आया? प्रत्येक ने आपस में आंखें मिलाई। मेरे मन में अचानक उसका उत्तर कौंधा ताराशंकर। मैं वो नाम बताने ही वाला था कि ब्योमकेश ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखते हुए कहा, अच्छा यही होगा कि अभी हम इसकी चर्चा न करें। हां, बेहतर यही है कि जो कुछ हमें ज्ञात हुआ है वो अभी हमारे पास तक ही सीमित रहे, वरद बाबू ने टिप्पणी की। हरेक ने व्यथित भाव से सहमति जताई। ये एक असाधारण अनुभव था, परंतु मैं अब भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं, ब्योमकेश ने कहा। फिर भी मेरे पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके लिए आपको धन्यवाद वरद बाबू। वो वहां से जाने के लिए खड़े हो गए। शैलेन बाबू और अमूल्य बाबू भी वरद बाबू के साथ हमारे साथ वापस आए। उनके घर भी किले के अंदर ही थे। जब हम अपने घर के नजदीक पहुंच गए तो शैलेन बाबू ने कहा, मैं अकेला रहता हूं। मेरे मन में जो संदेह है उसके कारण मैं आज रात को सो भी पाऊंगा या नहीं। तुम किस बात से भयभीत हो रहे हो? वरद बाबू ने पूछा। यदि किसी को डरना चाहिए तो वो कैलाश बाबू है। हम उन्हें वहां से जाने के लिए कैसे राजी करेंगे? ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानियां हमें उन्हें घर छोड़ने के लिए बड़े आराम से राजी करना होगा। ब्योमकेश ने कहा, आप सब लोग तो पहले ही कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी कोशिश करूंगा। कैलाश बाबू बहुत जिद्दी आदमी है, लेकिन उनकी खातिर हमें ये काम करना ही होगा। बहरहाल अब हम घर पर पहुंच गए हैं। आप लोग अब और अधिक कष्ट न करें। शुभ रात्रि। वे दोनों हमें अलविदा कहकर अपनी राह निकल गए। मैंने अमूल्य बाबू को कहते सुना था, बेहतर यही होगा शैलेन बाबू की आज की रात आप मेरे घर पर गुजारें। आप अकेले रहते हैं और मेरे घर में भी इस समय मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है। साफ दिखाई दे रहा था कि क्लब में आए प्रेतात्मा सत्र ने सभी को भयभीत कर दिया था। शशांक बाबू का विश्वास शायद ब्योमकेश के ऊपर से उठ गया था, इसलिए उन्होंने कैलाश बाबू के घर से लौटने के बाद उस दिन हत्या का मामला नहीं उठाया था। इसके अलावा उनके काम का बोझ भी अत्यधिक बढ़ गया था और पूजा का त्योहार नजदीक होने के कारण उनके पास वैसे भी कुछ खास अवसर नहीं था। उसके पश्चात हमने अगले 2-3 दिन कस्बे और उसके बाहरी इलाकों में भटकते हुए बिताए। वो एक प्राचीन स्थान था और उससे अनेक किंवदंतियां और ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई थी, जो जरासंध के युग से लेकर रॉबर्ट क्लाइव के जमाने तक आती थी। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए वो कस्बा अत्यंत श्रेयस्कर था। कस्बे की सैर करते हुए हमें महसूस हुआ कि ब्योमकेश शायद हत्या के बारे में भूल गए थे। इस संबंध में उनकी एकमात्र गतिविधि ये थी कि वे प्रत्येक शाम कैलाश बाबू के घर जाते और उन्हें अनेक प्रकार से घर से बाहर जाने के लिए राजी करने की कोशिश करते थे। उनके अत्यंत निपुणतापूर्वक बुने गए कथानक का कुछ प्रभाव होता दिखाई देने लगा था। कैलाश बाबू ने एक प्रकार से उदासीन सहमति जतानी प्रारंभ कर दी थी। अंततोगत्वा उन्होंने एक सप्ताह अथवा उसके आसपास वहां से जाने के लिए अपनी सहमति दे दी। किले के बाहर एक उपयुक्त घर खोज लिया गया। निर्णय हुआ कि अगले रविवार को वो अपना मकान बदल देंगे। रविवार की सुबह चाय पीते हुए ब्योमकेश ने कहा, शशांक, अब हमें अपना लंगर उठा लेना चाहिए। हमें यहां रहते काफी समय हो गया है। इतनी जल्दी? शशांक बाबू ने कहा, तुम दोनों यहां कुछ दिन और क्यों नहीं ठहर जाते? तुम्हारे पास कलकत्ता में तत्काल कोई काम नहीं है, क्यों? उन्होंने जो कुछ कहा वो मात्र सदाशयता का परिचायक था, परंतु उनके स्वर में उत्साह का अभाव था।
शायद नहीं, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। लेकिन आदमी को अपनी दुकान खुली रखनी चाहिए, क्या पता कब कौन सा ग्राहक आ जाए। ये बात सच है। तुम कब जाने के बारे में सोच रहे हो? आज। हमने बड़े आराम से अपनी छुट्टियां बिताई। मैं इसे बहुत दिनों तक याद रखूंगा। आज? अच्छी बात है, अपनी तैयारी करो। शशांक बाबू ने कुछ देर खिड़की के बाहर देखने के बाद मंद स्वर में कुछ कहा, परंतु ये सारा मामला अभी तक सुलझा नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये एक पेचीदा मामला है, परंतु तुम्हारी प्रतिष्ठा पर विचार करते हुए मैंने उम्मीद की थी कि तुम इस मामले को हल कर दोगे। तुम किस संदर्भ में बात कर रहे हो? वैकुंठ बाबू की हत्या के बारे में। क्या तुम उसे भूल गए हो? अरे नहीं, मैं कतई नहीं भूला हूं। लेकिन अब इसमें कुछ और सीखने के लिए नहीं है। सीखने के लिए नहीं है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? क्या तुमने इस मामले में सब कुछ सीख लिया है? अच्छी बात है, तुम निश्चय ही ऐसा कह सकते हो। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। शशांक बाबू ने ब्योमकेश के चेहरे की ओर अपनी कुर्सी घुमाते हुए कहा। क्यों? मैं तो वैकुंठ बाबू की हत्या के मामले को कई दिनों पहले ही जान गया था। ब्योमकेश ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में घोषणा की। क्या अभी भी हमें उस मामले में माथापच्ची करनी जरूरी है? शशांक बाबू ने उनकी ओर हतप्रभ होकर देखा। लेकिन तुम कई दिनों पहले ही जान गए थे, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? क्या तुम्हें पता चल गया है कि वैकुंठ बाबू की हत्या किसने की थी? लेकिन इसका पता मुझे पिछले रविवार को ही चल गया था। तब फिर तुमने इतने दिनों तक ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? साफ कहूं तो तुम्हारे व्यवहार से मुझे यही आभास हुआ कि पुलिस को मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्योमकेश ने फीकी मुस्कान के साथ उंगलियों के निशान और कागज की रद्दी के बारे में अवमाननात्मक तरीके से जो उत्तर दिया, जो तरीके हम बंगाल में अपनाते हैं, वे यहां हास्यास्पद लगते हैं। तुमने कुछ कहा, वो असीम है, इसीलिए मैंने अपनी ओर से बताने की पहल नहीं की। जरा कल्पना करो कि यदि तुम्हारा पूरा पुलिस समुदाय तुम्हारी ही तरह मेरी बातों की हंसी उड़ाता और मेरे तथ्यों को कोई लोमहर्षक कहानी बताकर खारिज कर देता, तो मेरे ऊपर क्या बीतती। लेकिन तुम मुझे व्यक्तिगत तौर पर बता सकते थे। शशांक बाबू ने थूक निगलते हुए कहा। आखिरकार मैं तुम्हारा मित्र हूं। उन सब बातों पर ध्यान मत दो। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या जानकारी हाथ लगी है? उन्होंने अपनी कुर्सी ब्योमकेश के और अधिक करीब खींचते हुए कहा। ब्योमकेश शांत थे। कौन है हत्यारा? क्या हम उसे जानते हैं? ब्योमकेश मुस्कराए। ब्योमकेश के घुटनों पर अपना हाथ रखते हुए शशांक बाबू ने याचना के स्वर में कहा, मुझे बताओ ब्योमकेश, किसने किया वह? भूत ने। हतप्रभ शशांक बाबू ने कुछ देर तक खामोशी से ब्योमकेश की ओर देखा। तत्पश्चात उन्होंने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भूत ने उनकी हत्या की थी? मेरे कहने का अर्थ कुछ वैसा ही है। धूल में लठ मत मारो व्योमकेश, शशांक बाबू ने अधीर होते हुए कहा। यदि तुम्हें सचमुच यकीन है कि उनकी हत्या भूत ने की तब। उन्होंने निराश होकर अपना माथा पीटा। ब्योमकेश मन ही मन मुस्कराए। बरामदे में एक चक्कर काटने के बाद उन्होंने कहा, यदि मुझे आज तुम्हें सारा विवरण देना पड़ेगा तो मैं आज यहां से जा नहीं सकूंगा। मुझे आज रात फिर यहां ठहरना होगा। तुम इसे तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक कि मैं अपराधी को पुलिस के हाथों में नहीं सौंप देता। कैलाश बाबू आज अपना घर बदल रहे हैं, इसलिए मुझे आज रात को हत्यारे को पकड़ने की उम्मीद है। इतना कहकर वो शांत हो गए। कुछ पल बाद उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। ऐसा लगता है कि कोई वैकुंठ बाबू की बेटी को लेकर अत्यंत नाराज है। उन सब चीजों पर ध्यान मत दो। अब मुझे ये स्पष्ट करने दो कि हमें अनिवार्यतः करना क्या है। पतझड़ का मौसम था। दिन छोटे होने लगे थे। शाम का 6 बजे ही अंधेरा हो जाता था और किले के निवासी रात 9 बजे तक बिस्तर में जाकर सो जाते थे। विगत कुछ दिनों में मैंने वहां ऐसा ही कुछ देखा था। हम तीनों उस रात 9 बजे से थोड़ा पहले ही घर से रवाना हो गए। ब्योमकेश ने एक टॉर्च ले ली और शशांक बाबू ने अपनी जेब में एक जोड़ी हथकड़ियां डाल ली। सड़क लोगों से खाली एवं सुनसान थी।
अर्धचंद्र को छिपाए हुए आसमान में बादल छा गए थे। सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे मिट्टी के तेल वाले लैंपपोस्टों से मध्यम रोशनी आ रही थी, जो घने अंधेरे को चीर पाने में असफल थी। हमें रास्ते में एक भी प्राणी के दर्शन नहीं हुए। जब हम कैलाश बाबू के खाली मकान पर पहुंचे तो उस समय सरकारी खजाने की घड़ी से 9 बजने की आवाज सुनाई पड़ी। सड़क के आसपास देखते हुए शशांक बाबू ने धीरे से सीटी बजाई। अंधेरे से एक आदमी उभरा, हम लोग उसे नहीं देख पाए। हमारे कानों में केवल उसके चलने की आवाज पड़ी। ब्योमकेश ने उसके कान में कुछ कहा और उसके बाद वह फिर गायब हो गया। हम चौकन्ने होकर घर के अंदर दाखिल हुए। वो खाली था और उसके सभी दरवाजे व खिड़कियां खुली थी। मकान में कहीं से भी कोई रोशनी नहीं आ रही थी। मकान किसी निर्जीव शव की भांति वीरान पड़ा था। हम दबे पांव ऊपर गए। ब्योमकेश कैलाश बाबू के कमरे के बाहर पल भर के लिए रुके। कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरा पूरी तरह खाली था। कैलाश बाबू के साथ साथ बिस्तर समेत उनका सारा सामान भी वहां से ले जाया जा चुका था। खाली कमरे की खुली खिड़की से गंगा की शीतल हवा वातावरण को सुखद बना रही थी। कमरा बंद करने के बाद ब्योमकेश ने अपनी टॉर्च बुझा दी। फर्श पर पसरते हुए उन्होंने सौम्य स्वर में हमसे बैठने के लिए कहा। अभी कोई पता नहीं है कि हमें कितनी देर तक यहां इंतजार करना पड़े। हमें यहां सुबह 3 बजे तक रहना होगा। अजीत, जैसे ही मैं टॉर्च जलाऊं, तुम फौरन खिड़की पर जाकर उसकी निगरानी करना। और शशांक, तुम अपनी पुलिस वाली ड्यूटी निभाओगे। कहने का अर्थ ये कि अपनी पूरी शक्ति से भूत को पकड़ोगे। उसके बाद हमने अंधेरे में अपनी निगरानी शुरू कर दी। हम शांत और स्थिर होकर बैठ गए। जरा सी भी हलचल और आवाज भूत को नाराज कर देती थी। समय काटने के लिए कोई सिगरेट जलाना तो बहुत दूर की बात थी। धुएं की गंध हमारे मेहमानों को भयभीत कर सकती थी। खजाने की घड़ी ने घंटा बीतने की ध्वनि की। रात के 11 बज गए थे। हमें इस बात का कोई पता नहीं था कि वे कब आएंगे। इस बीच मेरी पलकें भारी होने लगी। मैंने आत्मालाप करते हुए कहा, अभी तो रात शुरू ही हुई है। मैंने जम्भाई लेने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि ब्योमकेश ने अपने पंजे से मेरा घुटना पकड़ लिया। जम्भाई अधबीच खत्म हो गई। खिड़की के पास कोई आवाज हुई। मैं कुछ भी नहीं देख सका। मेरे कानों में अस्पष्ट सी आवाज पड़ी। वो दोबारा नहीं दोहराई गई। मैंने कुछ सुनने के प्रयास में अपनी सांसें रोकी, लेकिन कुछ सुन नहीं सका। मुझे केवल अपने दिल की तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे के पास किसी के पैर घसीटकर चलने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। एक आदमी ने कमरे में प्रवेश किया। वो हमसे 2 फीट से अधिक दूर नहीं था, लेकिन मैं किसी भी सूरत में उसे देख नहीं सका। क्या उसे हमारे कमरे में छिपे होने की जानकारी थी? कौन था वो? अब वो वहां क्या करेगा? मेरी रीढ़ में सुरसुरी सी दौड़ गई। जिस तरह सुबह कमरे में बंद दरवाजों के सुराखों से धूप छनकर आती है, उसी प्रकार एक पतली सी रुपहली रोशनी कमरे के अंदर चमकी और हमारे सामने वाली दीवार पर मुड़ गई। वो अत्यंत पतली किरण थी, लेकिन कमरे में प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त थी। हमने देखा कि एक लंबा पतला आदमी हमारी ओर अपनी पीठ किए खड़ा था और अपने हाथ की टॉर्च की पतली रोशनी में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। ब्योमकेश ने अपनी टॉर्च जला दी। पल भर के लिए मेरी आंखें उसकी रोशनी में चौंधिया गई। उसके बाद मैंने खिड़की पर जाकर अपनी पोजीशन ले ली। अजनबी एक झटके में अपनी आंखें बंद किए हुए हमारी ओर मुड़ा। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। उसके बाद एक साथ कई घटनाएं हुई। घुसपैठिया चीते की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा। शशांक बाबू ने उसे पहलवान की तरह कसकर पकड़ लिया और हम तीनों फर्श पर गुत्थम गुत्था हो गए। शशांक बाबू उसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने अजनबी के पैर पकड़ लिए और वो उससे आजाद नहीं हो सका। वो शशांक बाबू को घसीटते हुए खिड़की की ओर बढ़ा। अब मैंने टॉर्च की रोशनी में उसके ऐंठे और गाढ़े रंग से रंगे हुए चेहरे की एक झलक देखी।
वो सचमुच एक भूत की तरह दिखाई दे रहा था। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, शैलेन बाबू, अगर आप खिड़की के रास्ते बैसाखिया अब वहां नहीं है। सिपाही भानु प्रताप सिन्हा और उनके साथियों ने उन्हें वहां से हटा दिया है। वे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी आवाज ऊंची करते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। कांस्टेबल सिंह, आप ऊपर आ जाइए। वो खूंखार चेहरा मेरी ओर मुड़ा। शैलेन बाबू, हमारे शुभचिंतक शैलेन बाबू इस रूप में। मैं उन्हें देखकर हैरान और सुन्न हो गया। कुछ पल के लिए शैलेन बाबू के नकली चेहरे की खूंखार और राक्षसी आंखें ब्योमकेश की ओर ऐसे मुड़ी मानो फट पड़ेंगी। जंगली भालू की तरह दांत दिखाते हुए उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। उनके गले से एक भर्राई सी आवाज निकली। अचानक वो शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़े। शशांक बाबू जब शैलेन बाबू के पैरों को छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हुए तो ब्योमकेश ने कहा, शशांक बाबू, आप शैलेन बाबू को जानते हैं, परंतु शायद आप इनके असली नाम से परिचित नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके कंधे से खून बह रहा है, परंतु ये घाव गंभीर नहीं है। टिंचर आयोडीन का एक फाहा ही इसे ठीक करने के लिए काफी है। इसके अलावा चूंकि आप पुलिस की नौकरी में हैं, इसलिए आपको अपनी नौकरी के आनुषंगिक प्रभावों को झेलना ही पड़ेगा। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए अब मैं आपको शैलेन बाबू की असली पहचान बताता हूं। वो सर्कस के जाने माने खिलाड़ी और वैकुंठ बाबू के गुमशुदा दामाद हैं। यदि इन्होंने आपके कंधे पर सचमुच काटा होता तो आप इसे कहावती मुहावरे की तरह किसी दामाद की ओर से किया मजाक मान सकते थे, लेकिन शशांक बाबू उसे किसी भी तरह से मजाक मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने खामोशी से अपनी हथकड़ियां दामाद जी की कलाई में जकड़ दी। उसी क्षण कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी और ऐंठी हुई मूंछों के साथ आकर सैल्यूट किया। अपनी घड़ी पर निगाह डालते हुए ब्योमकेश ने कहा, केवल 17 मिनट बचे हैं, इसलिए स्टेशन की ओर रवाना होने से पूर्व मैं आपको जल्दी से अपना स्पष्टीकरण दे देता हूं। यह कहना व्यर्थ है कि वैकुंठ बाबू के हत्यारे की गिरफ्तारी से शहर में कितनी सनसनी फैली। बहरहाल लोगों को यह जानकारी अवश्य मिल गई कि असंभव को संभव बनाने वाले व्यक्ति केवल ब्योमकेश ही थे। स्नेह और संतोष को बनाए रखने की भरसक कोशिश के बावजूद शशांक बाबू इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे थे। इसलिए हमने अनावश्यक विलंब किए बिना कलकत्ता वापस लौटने का निर्णय किया। कैलाश बाबू अपने पुराने निवास पर लौट चुके थे। अपने प्रस्थान से पूर्व हम लोग उनके शयन कक्ष में एकत्र हुए। शशांक बाबू, वरद बाबू और अमूल्य बाबू भी वहां मौजूद थे। अपने बिस्तर पर आधे बैठे और आधे लेटे हुए कैलाश बाबू अपने चेहरे पर एक अपरिचित अपंत्व का भाव लाने का प्रयास कर रहे थे। अपने पुत्र पर मिथ्या संदेह करने का पश्चाताप उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अचानक कहा, अब मैं महसूस करता हूं कि वो न तो कोई भूत था और न ही कोई राक्षस, बल्कि शैलेन बाबू थे। अरे, कितना दुष्ट और मक्कार आदमी है वह। क्या आपको याद है कि उसने इसी कमरे में बैठकर उस दिन वहा वहा कहकर चिल्लाया था? सब झूठ था। उसने कुछ भी नहीं देखा था। वो केवल हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, ताकि हम ये कल्पना भी न कर सके कि वो भूत कोई और नहीं बल्कि स्वयं था। ब्योमकेश बाबू, अब आप कृपा करके ये बताइए कि आपने इस रहस्य को कैसे सुलझाया। सब लोग उत्सुकतापूर्वक ब्योमकेश की ओर देखने लगे। ब्योमकेश ने मुस्कुराते हुए अपनी बात शुरू की। आप इसे गलत न समझे वरद बाबू, लेकिन मुझे भूतों और आत्माओं की बात पर कभी विश्वास नहीं था। मैं उनके अस्तित्व के प्रश्न में उलझना नहीं चाहता, लेकिन मुझे प्रारंभ से इस बात का संदेह था कि कैलाश बाबू के कमरे में दिखाई देने वाली कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वो हाड़ मांस वाला एक जीता जागता इंसान था। मैं एक यथार्थवादी व्यक्ति हूं। मैं यथार्थ तत्वों से व्यवहार करता हूं। इसलिए मैं सनसनी फैलाने वाले मामलों को अपनी गणना से हमेशा बाहर रखता हूं। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो भूत कोई इंसान था।
अब यहां एक स्वाभाविक प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो कौन है और इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। यहां रहने वाले हर एक आदमी को वो भूत के बहाने डराने की कोशिश क्यों कर रहा है। इसका एकमात्र उत्तर यह है कि वो यहां से सबको भगाना चाहता था। इसके बारे में विचार कीजिए। इसके अलावा अन्य कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा, अब प्रश्न यह है, वो सबको यहां से क्यों भगाना चाहता था। निश्चय ही ये सब करने के पीछे उसका कोई मकसद था। वो मकसद क्या हो सकता था? जैसा कि आप सबको ज्ञात है, वैकुंठ बाबू की मृत्यु के बाद उनके कीमती जवाहरात का कहीं नाम निशान नहीं मिला था। पुलिस को संदेह था कि वो उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे में रखते थे, जिसे हत्यारा उनकी हत्या करने के बाद अपने साथ ले गया था। परंतु मैं इस मान्यता को बिना कोई प्रश्न किए स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैंने कंजूस वैकुंठ के व्यक्तित्व के बारे में जितना भी थोड़ा बहुत जाना था, उसके आधार पर मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि उसके जैसा आदमी इतनी मूल्यवान वस्तुओं को मामूली से लकड़ी के डिब्बे में रखेगा। कोई भी नहीं जानता था कि वास्तव में वो उसे कहाँ रखते थे। फिर भी वे निश्चय ही इसी कमरे में कहीं रखे थे। इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि वे कमरे में कहाँ रखे थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए चलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। भूतों की झूठी कहानी का एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण यह है कि वैकुंठ बाबू का हत्यारा जानता था कि जवाहरात कहाँ छिपाकर रखे हुए थे, लेकिन उसे अभी तक उन्हें यहां से ले जाने का अवसर नहीं मिला था। इसलिए वो इस घर में आए नए निवासियों को यहां से भगाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो बिना किसी बाधा के कीमती जवाहरात को यहां से ले जा सके। इससे ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि वास्तव में भूत ही वैकुंठ बाबू का हत्यारा था। जब मैंने वैकुंठ बाबू की बेटी से पूछताछ की तो मुझे उसके उत्तर में दो विसंगतियां दिखाई पड़ी। पहली, ये कि उसने उस रात कुछ भी नहीं सुना था। मुझे उसकी वो बात असंभव लगी, इसके बावजूद कि वो इस कमरे के ठीक नीचे थी और उसने अपने पिता का गला घोंटकर मारे जाने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। हत्यारे ने मृतक का गला घोंटते समय उससे जवाहरात के बारे में जानने की कोशिश की थी। दूसरे शब्दों में, इसे लेकर दोनों में बातचीत भी हुई थी। वैकुंठ बाबू चीखे भी थे, फिर भी उनकी बेटी ने कुछ नहीं सुना। क्या यह संभव है? दूसरी बात यह कि वह अपने दिवंगत पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए गया में अंतिम संस्कार करने की इच्छुक नहीं थी। सच्चाई यह है कि वो जानती थी कि उसके पिता वास्तव में भूत नहीं बने थे, इसलिए वो आश्वस्त थी। वास्तव में संभवतः वो इस तथाकथित आत्मा की सच्चाई जानती थी। किसी अनपढ़ महिला के अपने पिता के अंतिम संस्कार के प्रति अनिच्छुक होने का अन्य कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वैकुंठ बाबू की बेटी के बारे में अटकलें लगाने की काफी गुंजाइश है, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि वो जानती थी कि हत्या किसने की थी और इसीलिए वो हमलावर को बचाने की कोशिश कर रही थी। पिता के अतिरिक्त किसी महिला का सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन हो सकता है? इसका उत्तर अनावश्यक है। मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि वैकुंठ बाबू की बेटी एक पतिव्रता थी, इसलिए इस हत्या के पीछे उसके पति के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता था। मुझे पहले ही एक अन्य संकेत मिल गया था कि वैकुंठ बाबू का दामाद ही असली हत्यारा था। भूत 15 फीट ऊंचा था और वो पहली मंजिल की खिड़की में बड़ी आसानी से झांक सकता था। किसी साधारण मनुष्य के लिए यह कैसे संभव हो सकता था? उसने उस काम के लिए सीढ़ी का उपयोग भी नहीं किया था। यदि कोई आदमी सीढ़ी लेकर आता तो उसके लिए इतनी जल्दी गायब हो पाना संभव नहीं था। तब उत्तर है लाठियां। मुझे विश्वास है कि आप लोग उनके बारे में जानते होंगे। वो एक जोड़ी लंबी लाठियां हैं। उन लाठियों की सहायता से चोर डाकू रात भर में 30 से 40 किलोमीटर दूर जाकर घटना को अंजाम देकर रातों रात लौट आते थे। आजकल कई सर्कसों में भी लाठियों पर करतब दिखाने वाले अनेक कलाकार होते हैं। बिना नियमित अभ्यास के कोई लाठियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि हत्यारा कोई सर्कस से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। वैकुंठ बाबू का खर्चीला दामाद
एक सर्कस समूह का अंग था। उसे अनिवार्यतः एक कुशल अभिनेता भी होना चाहिए था, इसलिए मेरा ये अनुमान और भी अधिक पुख्ता हो गया। लेकिन सब लोग तो यही जानते हैं कि वो यहां नहीं है। वो 8 सालों से लापता था। एक दिन बगीचे की तलाश करते हुए मुझे कूड़े के ढेर से एक कागज का टुकड़ा मिला था। वो सर्कस का एक फटा पुराना इश्तिहार था, जिस पर एक शेर की तस्वीर छपी थी। उसके पीछे हाथ से कुछ लिखा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि लिखने वाले के पास कोई अन्य कागज उपलब्ध नहीं था। उस पर लिखे शब्द असंगत थे, फिर भी उसका अर्थ लगाया जा सकता था। एक कंगाल पति अपनी पत्नी से पैसे की मांग कर रहा था। अजीत, तुमने जिस शब्द की बैड के रूप में व्याख्या की थी, वो वास्तव में बैंड था। हस्बैंड का खंडित प्रारूप। उसे देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि एक निर्धन पति ने दूर देश से वो पत्र अपनी पत्नी के पास भेजा था। ये कहने की कोई तुक नहीं है कि उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। इस बात पर बहुत कम विश्वास किया जा सकता था कि बैकुंठ बाबू किसी ऐसे बदमाश को आर्थिक सहायता दे सकते थे जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो। यह सब कुछ कोई 1 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले शहर में कोई सर्कस आया था, इसलिए इससे अनिवार्यतः यही निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि उसके पति ने वो पत्र किसी दूरस्थ क्षेत्र से भेजा था। क्योंकि वह उस समय अपने सर्कस के साथ था, उसने कागज के अभाव में इश्तिहार के पीछे पत्र लिख दिया था। कुछ महीनों बाद पति मुंगेर आ गया। मैं नहीं जानता कि वो यहां पैसे पाने में कैसे सफल हुआ, क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य लाभ के बहाने एक किराए के मकान में रह रहा था। उसे मुंगेर में कोई नहीं जानता था। वो जेसोर का रहने वाला था और उसकी शादी नवद्वीप में हुई थी, इसलिए उसे वैकुंठ बाबू के दामाद के रूप में जानने वाला यहां कोई नहीं था। वैकुंठ बाबू को भी शायद अपने दामाद के आने की जानकारी नहीं थी। वह पूरी तरह आश्वस्त बने रहे। लेकिन दामाद ने गोपनीय जानकारियां जुटाई और एक योजना बनाई। चूंकि ससुर जी स्वयं अपने दामाद को कोई धन नहीं दे सकते थे, इसलिए उसने अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग किया। इसके बाद वो लाठियों के सहारे उस रात खिड़की के रास्ते अपने ससुर के शयन कक्ष में दाखिल हुआ। अप्रत्याशित रूप से उसे अपने कमरे में देखकर वो थोड़ा व्यथित हुए, लेकिन उनका दामाद अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। पहले उसने अपने ससुर की हत्या करने के बाद जवाहरात की खोज की। वैकुंठ बाबू का जीवित रहना उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता था, इसलिए वो उनकी हत्या करने के लिए तैयार होकर आया था। लेकिन उसे खजाने को ले जाने का अवसर नहीं मिला। उसकी पत्नी नीचे जाग गई थी और वो ऊपर आकर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उस रात दामाद केवल एक मोती लेकर भाग गया। शेष खजाना जहां का तहां बना रहा। वैकुंठ बाबू ने अपना खजाना एक विचित्र स्थान अपने कमरे की दीवार में छिपा रखा था। दीवार की सतह को कुरेदकर उन्होंने उसमें एक छोटा सा सुराग बना रखा था। वो उसमें से कोई रत्न निकालते और बाद में दीवार की सतह को चूने से भर देते थे। इस काम के लिए उनके पानदान में पर्याप्त चूना रहता था, जिससे उनका काम आसान हो जाता था। दीवार से कोई मोती निकालने से पूर्व ही दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने जल्दबाजी में वहां चूना लगाकर उस सुराग को भर दिया, लेकिन उसके अंगूठे का निशान चूने पर बना रह गया। पहले पहल मुझे भी इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वैकुंठ बाबू ने अपने रत्नों को कहाँ छिपाया था। उस दिन कमरे का निरीक्षण करते समय जब मैंने उंगलियों का निशान देखा तो मैं तत्काल सब कुछ साफ तौर पर समझ गया। 2.5 लाख रुपए मूल्य के जवाहरात पूरे कमरे में चूने की परतों के नीचे छिपाकर रखे गए थे। उन्होंने उन्हें इतनी सफाई से छिपाया था कि सूक्ष्मतम जांच से भी किसी को कुछ पता नहीं चल सकता था। तुम्हें उन शेष बचे 50 रत्नों को खोजने के लिए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, शशांक। मेरे पास अधिक समय नहीं है, वरना मैं स्वयं ये काम कर देता। फिर भी मैंने पेंसिल से उन स्थानों पर निशान लगा दिए हैं, जिससे तुम्हें उन्हें खोजने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। अतः अब हम इस तथ्य से अवगत हैं कि बाद दामाद केवल एक मोती अपने साथ ले जाने में सफल हुआ था
और अब वो शेष रत्नों को खोजने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ये दामाद कौन है? निश्चय ही वो इसी कस्बे का निवासी है और संभवतः हमसे परिचित भी है। हमारे पास उसकी उंगलियों के निशान हैं, परंतु केवल वही इतने बड़े शहर में उसे खोजने में सहायक नहीं हो सकते थे। फिर विकल्प क्या है? मुझे उस शाम भूतावाहन मेज पर एक अवसर मिल गया। मेज पर एक भूत दिखाई पड़ा। मैंने महसूस किया कि हम में से कोई एक उस मेज को हिला रहा था और उसे ही हत्यारा होना चाहिए था। भूत की गवाही अपने आप में एक पूर्ण साक्ष्य थी। मैंने किसी बहाने से हर एक की उंगलियों का निरीक्षण किया। उंगलियों का निशान शैलेन बाबू की उंगलियों से मेल खा गया। इसलिए उसके बाद मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा कि शैलेन बाबू ही हत्यारा था। शायद आप लोगों में से भी किसी को किसी अन्य पर कोई संदेह नहीं होता। आत शैलेन बाबू को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वरद बाबू का शिष्य बनना आसान था। वो आदमी बाहर बाहर से अत्यंत मृदुभाषी एवं अबोध नजर आता है, परंतु अंदर से वो एक अत्यंत निर्दयी एवं खूंखार भेड़िया है। उसके हृदय में करुणा के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्योमकेश ठहर गए। प्रत्येक व्यक्ति निःशब्द था। अंततोक्त्वा अमूल्य बाबू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, अरे, मुझे तो काफी राहत मिल गई है। इन सब चीजों के अतिरिक्त ब्योमकेश बाबू, आपने हमें वरद बाबू के भूतों से बचा लिया है। जिस तरीके से उनकी गतिविधियां चल रही थी, उन्हें देखते हुए एक दिन मैं भी उनका भक्त बन सकता था। आपने वरद बाबू के भूत को भगा दिया है। आपको उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। सब लोग हंस पड़े। वरद बाबू ने धीरे से कुछ कहा। अमूल्य बाबू ने पूछा, तुम क्या बुदबुदा रहे हो? वो संस्कृत जैसा ध्वनित हो रहा है। मुक्ति कांग नाग जेगजे, वरद बाबू ने उत्तर दिया। किसी एक हाथी के सिर में मोती न मिलने का ये अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। मैंने कभी किसी हाथी के सिर की खोज नहीं की है, अमूल्य बाबू ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन हम में से हर एक अब ये जान गया है कि तुम्हारे सिर में क्या छिपा है। मेरे 17 मिनट बीत चुके हैं। ब्योमकेश ने खड़े होते हुए कहा, अब मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। मैं ताराशंकर बाबू, जो निस्संदेह एक उदार व्यक्ति है, को पहले ही अलविदा कह चुका हूं। मेरा सम्मानजनक अभिवादन आप लोग उनके पास एक बार फिर भिजवा दीजिएगा। चलो अजीत, अब हम चलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने पसंद की भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।